वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे बेलार्ट, जो कि एक लिटरेरी फॉर्म है पोइट्री की, उसके मीनिंग को, उसके ओरिजिन को और उसके फीचर्स को। द बेलार्ट इज a शॉर्ट स्टोरी ऑफ लव। ये एक प्रेम की एक छोटी सी कहानी होती है और एडवेंचर इन बर्थ या फिर कविता में किसी एक रोमांचक कहानी की बात की जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंसेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और ये पोइट्री की बहुत ही पुरानी रूपों में से एक है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इट्स सब्जेक्ट्स आर डीड्स रादर देन थॉट्स। इसके जो विषय होते हैं वो विचारों की अपेक्षा कर्म के ऊपर आधारित होते हैं। द डीड्स ऑफ मेमोरी फ्यूल्स थ्रिलिंग एडवेंचर्स लव एंड पार। इसके जो कार्य होते हैं वो स्मृत या स्मरणीय झगड़े या रोमांचित प्रेम और युद्ध हो सकते हैं। एंड द एटमॉस्फियर इज डीपेंड विद ए सुपर नेचुरल टच। और इसका जो वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल टच माने जो यहाँ का प्राकृतिक नहीं होता, यानी अर्थ की कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट जो कि बियॉन्ड द अर्थ। हम जैसे कहते गोस्ट हो सकता है, आपका भूत प्रेत, कुछ इस टाइप का जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सुपर एलिमेंट करते हैं, जो हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा परे हैं, बियॉन्ड द अर्थ। तो उनसे कहीं ना कहीं टच में वो वातावरण होता है, उसका कहीं ना कहीं एहसास इसके अंदर होता है, जिक्र होता है। मीनिंग देखते हैं। दैट टर्म बैलेट कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट वेलर, यानी एक लैटिन रूट वेलर जो शब्द है, वहां से ये बैलेट शब्द लिया गया है, विच मीन्स टू डांस, जिसका मतलब होता है नृत्य करना। ओरिजिनली द बैलेट वाज ए सॉन्ग accompanied अ डांस। अगर हम देखें तो वास्तव में जो बैलाड है वो एक ऐसा गीत है जिसको डांस के साथ किया जाता है, यानी नृत्य करते करते इस गीत को गाया जाता है। इट वॉज ए संग बाई अ स्ट्रोलिंग सिंगर और ए बैंड ऑफ सिंगर्स टू द accompaniment ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी सिंगर्स का कोई ना कोई एक समूह होता है, बैंड होता है। ये स्ट्रॉलिंग या ये वो सिंगर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और इनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरा एक ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ ये लोग डांस करते चले जाते हैं और गाना गाते चले जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ पोइट्रिक और कल्चर इवोल्यूशन, अगर हम बात करें काव्यात्मक और सांस्कृतिक विकास के क्रम में, इट रिमेन नो मोर ए सॉन्ग, आज इसको कोई एक गीत नहीं माना जाता है। इट एज्यूम द फॉर्म ऑफ ए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेटिव पोइम। इसको अगर देखा जाए साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए तो एक सीधा सीधा एक नरेटिव काव्यात्मक कविता होती है, एंड वाज इंटेंडेड टू बी सung टू ए रस्टिक ऑडियंस। और इसका इरादा, इस गीत को गाने का जो इरादा होता है वो ग्रामीणों के लिए होता है, यानी गांव के जो लोग होते हैं उनके लिए गीत गाया जाता है। Hence the ballad was a kind of folk literature, इसीलिए हम शायद इसको फोक लिटरेचर, एक लोक साहित्य के रूप में भी मानते हैं। मीन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ विलेजर्स, क्योंकि इसका मतलब होता है ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए ये साहित्य का होना या इस गीत का होना। अब देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। लाइक द एपिक, एपिक की तरह, महाकाव्य की तरह, द बेलार्ड बिलोंग्स टू फोक लिटरेचर, ये एक लोक साहित्य से संबंधित होता है ये गीत। इट इज ऑफ नेटिव ग्रोथ, और ये यहीं पर ही गांव के अंतर्गत ही इसका विकास हुआ है। Originally, it was a sort of rural entertainment provided by the company of singers and dancers wanting from place to earn their living by entertaining visitors. यानी गांव वालों का एंटरटेनिंग करने के लिए, यानी गांव वालों के मनोरंजन के लिए लोग सिंगर्स का या डांसर्स का एक कंपनी, यानी आपने देखा होगा गांव के अंतर्गत एक गाना गाने की एक मंडली या नृत्य करने की एक मंडली आती है। वो गांव टू गांव घूमती है, गांव वालों का मनोरंजन करती है, और वो केवल अपने पैसे कमाने के लिए आती है, यानी वो ग्रुप, वो कंपनी जो गाना गाकर, जो डांस करके गांव वालों का मनोरंजन करती है और अपने लिए आजीविका को कमाती है। और वो घूम घूम कर कभी इस गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव वो लोगों का मनोरंजन करते हैं और पैसे अपनी आजीविका कमाते हैं। तो इस प्रकार के समूह को हम, ये एंटरटेनमेंट समूह होता है, पूरी तरीके से रूरल एरिया के लिए होता है, तो इसको रूरल एंटरटेन का एक तरीका माना गया है बallad को।
They used to perform their art on farms and fields wherever they expected a gathering. यानी इस प्रकार की जो समूह जो सिंगर्स और जो डांसर्स होते हैं वो अक्सर अपनी कला का खेतों में मैदानों में प्रदर्शन करते हैं जहां कहीं भी उन्हें लगता है अनुमान होता है कि एक गैदरिंग मिल जाती है जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है वहां पर वो अपनी कला का प्रदर्शन करने लगते हैं इट्स कॉल्ड ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर इंडिकेट्स दैट द सिंगर्स वर इनवाइटेड टू द कांसर्ट हॉल स्कॉट का जो ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर है वो इस चीज का संकेत देता है कि सिंगर्स को कास्टल यानी महल में बुलवाया गया था मनोरंजन के लिए इन अर्ली टाइम्स द सॉन्ग वाज accompanied with डांस आल्सो शुरू में जब ये गीत गाया जाता था इसके साथ साथ डांस भी किया जाता था ballad in itself gives the sense of dancing song ballad अपने आप में एक डांसिंग सॉन्ग का सेंस देता है अनुभूति देता है when no printing was introduced ancient ballads were handed down to succeeding generation by oral tradition जब कहीं कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी यानी जब कोई भी बैलेट कोई भी गीत को जब लिखा नहीं गया था तो उस वक्त वो प्राचीन जो गीत हुआ करते थे वो अक्सर ही सक्सीडिंग जनरेशन आगे वाली जनरेशन को हैंड ओवर किए जाते थे बाई औरत यानी वो गीत गाकर ही उन आने वाली जनरेशन को वो गीत सुनाई जाते थे और जिससे कि वो आगे आने वाली जनरेशन उन गीत को याद कर ली क्योंकि रिटिन कोई भी गीत नहीं होता था नेचुरली दे पास थ्रू मैनी अल्टरेशन आल्सो हाँ और इसी वजह से कि वहां पर बहुत सारी अल्टरेशन चेंज हो जाती है क्योंकि जो जनरेशन जिस गीत को वो गाती है लेकिन जब अगली जनरेशन गाती है तो अपने हिसाब से उस गीत को गाती है तो इस तरीके से बल्लाड के अंदर काफी चेंजेस हुए थे बिशप पर्सीज Reliquaries of ancient English poetry published in 1765 contain most of the ancient ballads. यानी बिशप पर्सी की जो Reliquaries of ancient English poetry है जो कि 76 में पब्लिश की गई थी इसमें बहुत सारी प्राचीन ballads लार्स का जिक्र किया गया है अब देखते हैं इसके फीचर्स कौन कौन से हैं सबसे पहला आता है बेलार्ड मेजर इसको मापना इसको कैसे मापा जाता है द बेलार्ड यूजुअली कंटेन्स ए नंबर ऑफ कॉर्टेंस ऑफ 4 लाइन्स ईच अक्सर 4 लाइन का कॉर्टेंस होता है 4 लाइन का कॉर्टेंस का मतलब स्टेंजा अक्सर बेलार्ड में कहते हैं 4 लाइन का कॉर्टेंस होता है 4 लाइन का स्टेंजा होता है द फर्स्ट लाइन टाइम्स विद द थर्ड पहली जो लाइन होती है उसकी तुकबंदी थर्ड लाइन के साथ होती है थर्ड लाइन के साथ मैच करता है एंड द सेकंड विद द फोर्थ और सेकंड लाइन राइम्स करती है फोर्थ के साथ इस तरीके से तुकबंदी बिठाई जाती है इस गीत में इन सम बैलाड द राइम कंडीशन ऑफ ओनली द सेकंड एंड द फोर्थ लाइन इज फॉलोड कभी कभी कुछ बैलाड ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल सेकंड लाइन को ही चौथी लाइन को मिलाया जाता है फर्स्ट और थर्ड लाइन को नहीं मिलाया जाता द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन्स आर फोर फुटेड iambic is short syllable followed by a long और कभी कभी कहते हैं पहली और थर्ड लाइन को एक लंबी लाइन के साथ खींच दिया जाता है फोर फुटेड उसका iambic पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है एंड द सेकंड एंड द फोर्थ सी फुट iambic होती है फॉर एग्जांपल द वाइफ्स और सर्स बेल इज एन एंशिएंट बैलेट एक प्राचीन बैलेट है जो इस टाइप का बैलेट का इस्तेमाल किया गया है इसमें नेक्स्ट है एब्रप्ट बिगनिंग यानी कभी कभी बहुत अजीब तरीके से बिगनिंग होती है जो अजीब तो अभ्रद लगती है थोड़ा सा विदाउट एनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन अक्सर जो इस प्रकार की जो बिगनिंग होती है बैलेट की वो किसी उसमें किसी भी प्रकार का उचित तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं होता है द टेल बिगिंस एब्रप्टली अचानक ही कहानी शुरू हो जाती है इस गाने में समटाइम इट बिगिंस विद द क्वेश्चन एंड आंसर कभी कभी है जो प्रश्न और उत्तर के साथ शुरू होती है which makes the situation clear जिससे स्थिति हमारी क्लियर हो जाती है कि किस प्रकार का गीत गाया जा रहा है as in Keats La Williamson's Mercy the first three stanzas form the question which is answered in the rest of the poem यानी जॉन कीट्स की जो ला विलियम्सन्स मर्सी जो पोएम है उसके अंदर पहले 3 स्टैंजा में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट के स्टैंजा में उसका आंसर दिया जाता है कहा जाता है ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स कौन है सरदार ओ सरदार एल माने तुम्हें तकलीफ क्या है अलोन एंड पेनली सर्चिंग तुम अकेले और जो पत्नी से तुम यहाँ पर घूम रहे हो तुम्हें क्या तकलीफ है यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट यानी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है इसका द बैलाड इज इम्पर्सनल इन ट्रीटमेंट अक्सर बैलाड का जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पर्सनल होता है अव्यक्तित होता है व्यक्ति से उसका कहीं कोई संपर्क नहीं होता संबंध नहीं होता इट हैज नथिंग टू शो ऑफ द पोइट्स पर्सनालिटी और ये कभी की पर्सनालिटी को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है Keats Lavelle Damson's Mercy ordinarily taken to be a subjective poem has no touch of subjectivity in treatment हालांकि ये माना जाता है कि लावेले डैम्सन्स मर्सी जो है कीट्स का
वो कोई एक सब्जेक्टिव विषयात्मक कविता है जिसमें कवि की लाइफ से संबंधित कुछ चीजों को व्यक्त किया गया है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो उसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्टिविटी नहीं, कोई व्यक्तिवादिता उसमें नहीं है। इट इज ए स्कॉलर्स एक्सरसाइज, बल्कि एक विद्वान जो पढ़ने वाला है उसका एक वो एक कोशिश करता है टू डिस्कवर, ढूंढने की, एंड एक संबंध को बिटवीन किड्स की प्रेमिका फैनी ब्राउन के साथ और इस पोइम की। यानी इस पोइम में जो लड़की लेडी दिखाई है और कभी और किड्स की जो लाइफ में जो फैनी ब्राउन उसकी जो प्रेमिका है, दोनों के बीच में एक संबंध को जोड़ने की कोशिश की गई है। ये केवल एक स्कॉलरी एक्सरसाइज है। हकीकत में जॉन कीट्स की प्रेमिका से इसका कहीं कोई संबंध नहीं है, इसलिए पर्सनल है। रिपीटिंग ऑफ लाइन, जो फोर्थ जो फीचर्स होता है वो होते हैं इसके अंदर लाइन को ज्यादातर रिपीट किया जाता है। द बैलेट बीइंग ए फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट मेक्स ए यूनिक अपील व्हेन सम लाइंस आर रिपीटेड। बैलेट जो होता है एक पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी लोगों के मनोरंजन की एक फॉर्म है, रूप है। मेक्स ए यूनिक अपील, जो एक विशेष प्रकार की अपील करती है लोगों से। व्हेन सम लाइंस आर रिपीटेड, जब कुछ लाइनों को रिपीट किया जाता है, यानी जब हम किसी भी लाइन को रिपीट करते हैं तो इसका मतलब हम पाठकों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ईच लव एलिटेम्सन्स मर्सी द फॉलोइंग लाइन्स आर रिपीटेड। निम्नलिखित लाइनों को इसमें रिपीट किया गया है। द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, हम देख सकते हैं जो कविता की जो लाइन है शुरू में ये है, ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉर्ड। सरदार तुम्हें क्या तकलीफ है, इवन तकलीफ, तुम अकेले और भद्दे तरीके से यहाँ पर घूम रहे हो। इट इज रिपीटेड एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंजा। इसी सेम लाइन को सेकंड स्टैंजा में भी रिपीट किया गया है। एंड द लास्ट थ्री लाइंस ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा की जो तीनवीं लाइन है उनको भी इस स्टैंजा की लास्ट थ्री लाइंस में रिपीट किया गया इस पॉइंट पे। तो देखिए ये फर्स्ट स्टैंजा में लाइन है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, इस लाइन को रिपीट किया गया है। कहाँ पर, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म सेकंड स्टैंजा में रिपीट किया गया है। एलोन एंड पेली लॉटरी, इस लाइन को भी रिपीट किया गया है, एलोन एंड पेली लॉटरी लास्ट स्टैंजा में। एंड दैट सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, इस लाइन को भी रिपीट किया है, द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द। एंड नो बर्ड्स सिंग, इस लाइन को भी रिपीट किया गया, एंड नो बर्ड्स सिंग। देखिए मतलब क्या है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेली लॉटरी, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। यानी सरदार तुम यहाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है, यहाँ तुम अकेले और अभद्र तरीके से घूम रही हो, और जो सेज है वो भी, झील वहां पर सूख चुकी है, और यहाँ पर कोई भी चिड़िया गाना नहीं गा रही। यहाँ का एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक डरावना सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही, यानी कहीं कोई यहाँ जीवन नहीं, तुम यहाँ के लिए क्या कर रही हो। ओ व्हाट कैन एल बी नाइट एट आर्म्स, ओ सरदार तुम यहाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है, सो हैगर्ड एंड सो बोल बिकॉन, तुम इतने उदास से और इतने दुखी से क्यों नजर आते हो। एंड दिस इज वाई आई सोजन हियर, तुम यहाँ पर क्या करते हो, एलोन एंड पिलियो, तुम अकेले यहाँ पर घूम रहे हो सरदार। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यहाँ तक की जो सेज है लेक से सूख चुकी है, समाप्त हो चुकी है। एंड नो पर्सन, और कोई पीछे भी गाना नहीं गाती, तुम यहाँ पर क्या। तो इस तरीके से इस लाइनों को जो है रिपीट किया गया है। तो इस तरीके से ये फीचर्स हैं द बैलेट के। आशा करती हूँ ये लेक्चर में हमने जो बैलाड के बारे में डिस्कस किया, बैलाड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ, कैसे इसको पोपुलेटली माना गया है, और इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।